इससे पहले कि आज का सेशन शुरू हो, एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए। अब आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा प्रोफाइल है मनीष कुमार के नाम से, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई है कि मैंने क्या किया है और अभी मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने बीटेक कर रखा है सिविल से और अभी तक का 5 साल का तजुर्बा है टीचिंग में। और फिलहाल मैं अभी एनएफआर में भी वर्किंग हूँ, यानी कि इंडियन रेलवे में भी वर्किंग हूँ। काफ़ी लो कॉस्ट में यहाँ पे अच्छे से अच्छे एडुकेटर आपको गाइड करने के लिए हैं। और यहाँ पे अगर बात करें रेलवे या एसएससी या जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम होता है या एंट्रेंस एग्जाम होता है, उस एग्ज़ाम को क्रैक कराने के लिए इस तरह से यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर रखा गया है कि कोई भी बंदा आसानी से अफोर्ड कर सकता है। आप देखेंगे कि 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो 5,000 है। लेकिन अगर आप 24 महीने के लिए लेना चाहते हैं, यानी कि 2 साल के लिए लेना चाहते हैं, तो वो आपको 6,000 पड़ जाएगा। अगर आप मेरा जो प्रोमो कोड है वो यूज़ करते हैं तब ये आपको और भी लो कॉस्ट में मिल जाएगा, यानी कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं। देखेंगे कि जो 5,000 का कोर्स था वो आपको 4,500 में मिल जाएगा 1 साल के लिए। और अगर यहाँ पे देखेंगे 12 मंथ के लिए तो ये आपको 6,000 का कोर्स 5400 में मिल जाएगा अगर आप इस प्रोमो कोड को यूज़ करते हैं। इसका और भी बहुत सारा फीचर है कि यहाँ पे आपको जो भी कोर्स मिलेगा एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा, अच्छे तरीके से कंपाइल किया हुआ रहेगा, कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज और क्विजेज होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, डाउट सेशन वगैरह रेगुलर आपके लगते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी, जो रीजनिंग का सेक्शन है आरआरसी ग्रुप डी में। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर कौन से जो सेक्शन है या आप कह सकते हैं कौन से पार्ट से कितना पढ़ना चाहिए और कौन सा टॉपिक कितना हार्ड है, कितना प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन आते हैं और आपने पूछा भी है आपके कमेंट के माध्यम से। तो देखिए, आज अपन आरआरसी ग्रुप डी में रीजनिंग का सेक्शन डिस्कस करेंगे कि कौन सा पोर्शन आपके लिए टफ होता है, कितना आपको समय देना चाहिए, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा आपको समय देना चाहिए और कौन से टॉपिक हलवा है उसको थोड़ा सा आप विराम दे सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिस करते समय, यानी कि किस पे ज़्यादा फोकस होनी चाहिए, एग्ज़ाम के समय आपका कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ये सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है आपके ग्रुप डी में जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकता है। क्यों? क्योंकि ये 30 मार्क्स का है और सबसे ज़्यादा है। और ये जो रीजनिंग है वो आपके कोई भी मेमोरी पावर को मतलब कि वो जो क्षमता है उसको ये नहीं जांचता है। ये आपके एबिलिटी को जांचता है कि आपका दिमाग कितना क्विक काम करता है। और दिमाग आपका क्विक तभी काम करेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो यानी कि रीजनिंग टोटल आपके प्रैक्टिस पे खेल है, ना ही आप इसको रट सकते हैं, ना ही कोई इसमें ज़्यादातर लॉजिक लगता भी है तो क्विक वाला लॉजिक लगता है, ठीक है ना, याद वाला लॉजिक नहीं लगता है। तो परीक्षा में हमको कौन से टॉपिक इस रीजनिंग में कौन से टॉपिक को ईजिली लेना चाहिए, यानी कि ये हल्का पोर्शन है, यानी कि इसमें आप 100% मार्क्स कर सकते हैं, और कौन से टॉपिक कन्फ्यूजन वाले हैं ये सभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली आज पहले तो हम इसको देख लेते हैं आरआरसी ग्रुप डी के रीजनिंग को, फिर हम आरआरसी ग्रुप डी के जनरल साइंस को देखेंगे, फिर उसमें जनरल अवेयरनेस को देखेंगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में। आज तो लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए सिर्फ रीजनिंग को देखने वाले हैं। और मतलब कि आरआरसी ग्रुप डी हो या आपके एनटीपीसी हो, कुछ सभी के जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे और उसके स्ट्रेटजी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कौन से जो चैप्टर होता है उसमें से ज़्यादा आता है, कौन से जो चैप्टर है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन से चैप्टर है उसमें आपको तुक्का भी सही जा सकता है, कौन से चैप्टर है जिसमें तुक्का आपको नहीं लगाना चाहिए। ये सभी फैक्टर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज रीजनिंग को देख लेते हैं आरआरसी ग्रुप डी के। तो अगर हम बात करें इसमें जो सिलेबस है, आप देखेंगे कि एनालॉजी है, उसके बाद अल्फ़ाबेट एंड नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, और आपके यहाँ पे देख लेंगे कि सेलोलिज्म है, उसके बाद डाटा सफिशिएंसी और इंटरप्रिटेशन है, उसके बाद डायरेक्शन है, रिलेशनशिप है, कंक्लूजन एंड डिसीजन है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जम्बलिंग है, क्लासिफिकेशन है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट अजम्पशन है और वेन डायग्राम है। ये आपके आरआरसी ग्रुप डी के सिलेबस है आपके रीजनिंग के। अब इंग्लिश में लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, एक एक चीज़ों को हम समझाते हैं कि कौन सा टॉपिक में क्या क्या आता है। जैसे अगर हम एनालॉजी में देखें तो एनालॉजी में क्या होता है कि जैसे आपको इस तरह से बॉक्स दे दिए जाते हैं और 3 आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से 3 ऑप्शन में से छांट के इसमें डालना है कि कौन सा सही है। ठीक है, अगला में इसमें कौन सा फिट करेगा, इसी 3 में से आपको चूज करना है। ए बी इस तरह से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ये एनालॉजी के प्रश्न हैं। और अगर और भी डिफरेंट टाइप के अगर एनालॉजी की बात करें, जैसे कि आपके एग्जाम्पल रहेंगे 180 रेशियो 20 यहाँ पे 90 है, तो उसी में इसी तरीके का जो लॉजिक है इसमें से कौन बैठेगा। तो देखिएगा यहाँ पे 2:1 का कुछ
कुछ ऐसा लॉजिक चल रहा तो यहाँ पे ये होगा। तो इस तरह के एनालॉजी के प्रश्न है। अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें तो ये एनालॉजी में इस तरह से कि इसका रिलेशन इससे है तो इसका रिलेशन किससे होगा, ये 4 ऑप्शन है। तो ये एनालॉजी के प्रश्न है और ये ईजी होते हैं। इसको कोई भी बंदा अगर नहीं भी प्रैक्टिस करता है तब भी बना सकता है। हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है। ये आपको एनालॉजी का प्रश्न समझ में आ गया कि ऐसे ही प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में ग्रुप डी के मिलेंगे और ये कोई वास्ट आपके नहीं है। इसको आप प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो ये अगर थोड़ा सा सिंसियर स्टूडेंट है तब भी आप इसको कर लेंगे। अल्फ़ाबेट और नंबर सीरीज की बात करें तो जैसे इसमें क्या दिया रहेगा, जैसे कि एक प्रॉब्लम दिया रहेगा इस तरह से, उसमें क्या होगा कि कुछ सैम्बल भी बीच में दिए रहेंगे। जैसे आप देखेंगे स्टार है, फिर या एंड का सैम्बल है, एट द रेट का सैम्बल है, हैच का सैम्बल है। और इसमें किस तरह से इसमें आपको पैराग्राफ टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह से एक प्रॉब्लम दे दिया जाएगा, 4-5 क्वेश्चन इसी में से पूछ दिया जाएगा कि यू के पहले कितने सैम्बल है। जैसे अगर हम बात कर ले ये है, यू के पहले कितने सैम्बल है, इसमें से ये पूछ दिया जाएगा। इन के बाद कितने सैम्बल है, ये पूछ दिया जाएगा। ठीक है, इन से पहले कितने अल्फ़ाबेट है। इस तरह के प्रश्न इसमें अल्फ़ाबेट और नंबर सीरीज में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख के ऑब्जर्व करके यहाँ पे काउंट करके निकाल सकते हैं। इसमें भी आपको कोई प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं जो जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा कि किसमें आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है। मैं जहाँ पे इम्फेसिस दूंगा कि उसमें आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, वहाँ पे ज़्यादा आपको जोर देना है। यानी कि अभी जो आपका समय लीजर मिल रहा है, खाली मिल रहा है, उसमें कौन कौन से टॉपिक पे आपको समय देना है ये मैं बता रहा हूँ कि किस पे, इस पे नहीं देना है, ऊपर वाला पे भी नहीं देना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये सब चीज़ें आपको आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग है। देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि जैसे आपको इस तरह से दिया जाएगा, गिवन टाइम सिंपल प्लान। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, @E4, ये मतलब कि इस तरह से आपको कुछ कोड वर्ड दिए जाएंगे। इस स्टेटमेंट का कुछ कोड वर्ड दिए जाएंगे, एक स्टेटमेंट और दिया जाएगा, उसका भी कोड वर्ड कुछ और दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें प्लान का कोड क्या है। ठीक है, इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा ही होगा। 3-4 आपके ये दिए रहेंगे स्टेटमेंट और उसका कोड दिया रहेगा और कुछ कॉमन कोड छाटना है। और ये वाला जो प्रश्न है ना, काफ़ी लेंदी होता है। यकीन मानिए ये काफ़ी लेंदी होता है। अगर बन गया तो सही है, आपको 3-4 नंबर डायरेक्ट दिला देगा। नहीं बना तो 3-4 नंबर आपको खा भी जाएगा, प्लस आपके टाइम भी खाएंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह के जो क्वेश्चन है, इस पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि ये अगर आप फंस जाते हैं तो 5 से 10 मिनट भी कंज्यूम कर लेगा और रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, यानी कि आपके बनेंगे भी नहीं। तो इस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग पे। ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करनी है, इस पे ज़्यादा फोकस करना है और इसको फास्ट तरीके से बनाना है। ऑब्जर्वेशन जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ऑब्जर्वेशन पावर तगड़ा हो जाएगा और इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हम ये भी बताएंगे लास्ट में कि कौन से पोर्शन को आपको टच करना है। पहले ये देख लेते हैं कौन से पोर्शन में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम सैलोलिज्म की बात करें तो ये रीजनिंग का ऐसा टॉपिक है जो कि 100% सही होना चाहिए। अगर आप लॉजिकली मतलब कि आप लॉजिकली सोचते हैं तो ये सैलोलिज्म में क्या होता है, जैसे कि कहता है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली घोड़े हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। उसको हम वेन डायग्राम के थ्रू इस तरह से बनाते हैं कि कुछ नहीं है तो ये नहीं है। तो ये वाला कंसेप्ट क्या है कि अगर एक बार सीख गए, अगर इसमें आपको कंसेप्ट सीख गए तो ये वाला क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। और ये भी आपका प्रैक्टिस से ही आएगा, ये आपका ऐसा नहीं है कि एक दिन में आ जाएगा। तो यानी कि ये वाला भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जहाँ जहाँ मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा कि ये आपको प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं डाटा सफिशिएंसी। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है। डाटा सफिशिएंसी में क्या होता है, जैसे एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राहुल 3rd पे है, इसका आंसर क्या इन दोनों स्टेटमेंट से मिल जाएगा क्या, या नहीं, एक भी स्टेटमेंट से नहीं मिलेगा, या एक स्टेटमेंट से मिलेगा। पहला से मिल जाएगा कि जैसे पहला दिया हुआ है राहुल के आगे 5 स्टूडेंट है, तो क्या इससे पता चल जाएगा कि राहुल 3rd पे है या नहीं है, या इससे पता चल जाएगा रवि राहुल से 2 आगे है, 2 कदम आगे है या 2 स्टूडेंट आगे है, तो क्या इससे डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा कि हाँ राहुल 3rd पे है, या दोनों से मिलके बनेगा। ठीक है, तो इस पे भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हालांकि ऑब्जर्वेशन के थ्रू यहाँ पे चीज़ें होती है, लेकिन आपको इसमें भी थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। देखिए, जो आपका रीजनिंग का सेक्शन है ग्रुप डी में, ये काफ़ी तगड़े लेवल का आता है। अभी तक तो पिछली बार जो आया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है,
उससे पहले एग्ज़ाम होते थे उसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए सबसे इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें कि जैसे आपसे बोला जाएगा, इसमें कोई प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इसमें कोई प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है। कोई भी सेट लगाते होंगे वहीं काफ़ी है कि सेट में अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहीं से बना लीजिएगा, अलग से इसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको बोला जाएगा कि आपका घर से पूरब राहुल जाता है, उसके बाद 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेता है तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद 45 डिग्री राइट टर्न लेता है तो इधर हो जाएगा। उसके बाद 5 किलोमीटर चलता है इस तरह से, और पूछा जाएगा कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस क्या है। तो ये आप जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा, जैसे जैसे आप डायग्राम बनाते जाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें भी आपको कोई प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है। ये आप जितने भी मॉक टेस्ट लगाते हैं उसी से आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको स्पेशल प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, ये आसानी से हो जाता है। अगला बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी आपको उतना प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपको भी पता है कि आप अगर समाज में रहते हैं तो आपके दादा के, मम्मी के, फूफा के, ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आप इस तरह से एक बार इसको बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर पापा हैं तो पापा को पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, और अगर बहन है तो बहन को निगेटिव से, यानी कि मेल को पॉजिटिव से और फीमेल को निगेटिव से। इस तरह के कुछ ट्रिक हैं जो कि आप अपना लेंगे और 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें भी ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो लेवल है कि कौन किसके ऊपर होगा, जैसे दादा है तो दादा सबसे ऊपर होंगे। उसके बाद अगर आपके पापा हैं तो पापा उससे नीचे लेवल के, मम्मी है तो उनसे नीचे चाची है तो उसी लेवल में होंगे, ठीक है। तो लेवल का भी ध्यान रखना है। उसके बाद अगर पापा के बच्चे यानी कि आप हैं तो आप उनके नीचे रहेंगे, आपके भाई बहन भी आप ही के लेवल में होंगे। उसके बाद आपके बच्चे नीचे होंगे। तो इस तरह के लेवल और उसमें पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान रखिएगा, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा रिलेशनशिप में, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन आपने बनाया भी होगा। ये वाला जो टॉपिक है काफ़ी लेंदी है, कंक्लूजन एंड डिसीजन। जैसे आपके इसमें क्या प्रश्न पूछे जाएंगे कि राम लंबा है और राम को आम पसंद है, इस तरह से 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे। राम लंबा है, राम को आम पसंद है, तो कंक्लूजन क्या होगा कि राम अपने हाथों से आम तोड़ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कंक्लूजन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। या इस तरह से और भी एक एग्जांपल हम देना चाहें तो एक एग्जांपल इस तरह से दे सकते हैं कि राम को मैथ्स पसंद है, राम पढ़ने में तेज है। तो ये 2 स्टेटमेंट हो गया, राम पढ़ने में तेज है, राम को मैथ्स पसंद है। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है कि राम अच्छे नंबर से मैथ्स पास कर जाएगा, ठीक है। ये कंक्लूजन होगा। तो क्या ये कंक्लूजन सही है इन दोनों स्टेटमेंट के आधार पे? तो सही है, ऑब्वियस है कि जब पढ़ने में तेज वो आगे ही स्टेटमेंट बोल रहा है तो अच्छे नंबर से पास तो होगा ही होगा, ठीक है। एक्सेप्शन इसमें नहीं लेना है, क्योंकि एक्सेप्शन इज़ नॉट रूल। आपको इस रीजनिंग में एक्सेप्शन नहीं देखना है, जनरल जो आइडिया है उसी को लेना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके कंक्लूजन और डायरेक्शन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इसमें भी आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ठीक है। इसमें भी आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, जिससे कि आपका एक टेम्परामेंट बन जाए कि इस तरह के प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चन अगर लगाएंगे तो वहाँ पे आसान से लग जाएगा आपके एग्जाम में। अगर सिमिलरिटी डिफरेंसेस की बात करें तो इस तरह से आपके पूछे जाएंगे सिमिलरिटी डिफरेंसेस की, जैसे 13 का 36 है तो 15 का क्या होगा, ये आपके सिमिलरिटी डिफरेंसेस में है। तो ये भी आपके ऑब्जर्वेशन से बन जाता है, इसमें भी आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है उतना, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन भी एकदम से ईजी टॉपिक है, इसमें भी आपको उतना प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है। आप जनरल तरीके से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका हो जाएगा। जनरल तरीके यानी कि आपको मैं बताऊं कि अगर आप टेस्ट वगैरह लगाते हैं या मॉक टेस्ट वगैरह, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन अगर लगाते हैं डेली क्या हफ्ता में भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्पेशल इसमें कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होगा कि जैसे 5 + 7 - 8 भागे 7 अगर ऐसा दिया हुआ है और बोला जाएगा कि प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दें, माइनस को प्लस से रिप्लेस कर दें, और भागा को गुना से रिप्लेस कर दें, तो क्या होगा, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा, आंसर क्या होगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर करके लगा देना है कि प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया और भागा को गुना कर दिया, अब क्या होगा। तो ये तो आसानी से आपको इसमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, ये इजी टॉपिक है। अगर जम्बलिंग की बात करें तो ये भी लेंदी टॉपिक है, इसमें भी आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। और जम्बलिंग बहुत प्रकार के आते हैं, जैसे आपको एक राउंड टेबल दे दिया जाएगा या आपके एक लंबा सा टेबल दे दिया जाएगा, ठीक है, या आपके वर्गाकार एक टेबल दे दिया जाएगा, या आपको इस तरह से रिक्टेंगुलर टेबल दे दिया जाएगा,
जाएगा, इसमें इस तरह से पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन रहेगा, एक मतलब कि पैराग्राफ रहेगा और उस पर 4-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो यानी कि अगर ये वाला टॉपिक आपका तगड़ा है तो 5 नंबर दिलाएगा, नहीं तो एकदम से 5 नंबर नीचे कर देगा। और समझ सकते हैं कि अगर 5 नंबर नीचे कर दिया तो आपका सिलेक्शन समझ सकते हैं क्या होगा, ठीक है ना। तो ये वाला टॉपिक एक ज़बरदस्त तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम से फेवरेट टॉपिक है कोई भी एग्ज़ाम हो। इसमें पूछा जाएगा किस तरह से क्वेश्चन, इसमें पूछा जाएगा कि ए बी, जैसे अगर ए बी सी नहीं है तो राम श्याम मोहन राधा, इस तरह से रहेगा। एक राउंड टेबल पे है, एक दूसरे के मुंह की ओर करके बैठे हुए हैं, ठीक है। एक दूसरे की राम के बगल में श्याम है, श्याम गीता के सामने नहीं है, गीता के बगल में पीयूष है। इस तरह से दिए रहेंगे एक पूरा एक आपका पैराग्राफ। उसके बाद नीचे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राम के अपोजिट में क्या है, कौन है, राम के जस्ट बाएं में कौन है, राम के जस्ट पीछे मतलब कि बगल में कौन सा। इस तरह से बगल मतलब कि दोनों तरफ कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन, ये जैम्बलिंग में है, ये तो राउंड टेबल में है। इस तरह से और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि एक लाइन में सभी खड़े हैं तो पूछा जाएगा कि पाँचवें पे राम है तो छठे पे कौन हो सकता है, ठीक है। इस तरह के स्टेटमेंट पूरा दिए रहेंगे, लंबा सा पैराग्राफ दिया रहेगा। उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन उससे पूछ लिए जाएंगे। तो ये आपके जंबलिंग के हो गए। क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि जैसे क्लासिफिकेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जैसे कॉपर, जिंक, ब्रास और एल्युमिनियम दिया रहेगा, उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से ऑड कौन सा है, यानी कि भिन्न कौन सा है। तो आप देखेंगे कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम क्या है कि एक मेटल है और ये आपके मिश्र धातु है, तो ये आपका ऑड हो गया। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन, इसमें भी आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है, ये भी आप जो मॉक टेस्ट लगाते हैं उसी से आपका हो जाएगा, स्पेशल इसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। स्टेटमेंट आर्गुमेंट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन एराइज करता है। स्टेटमेंट आर्गुमेंट अजम्पशन या आर्गुमेंट इसी तरीके से दिए जाते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि भारत के रक्षा मंत्री पहले जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया। सपोज रिप्लेस कर दिया गया जॉर्ज फर्नांडिस को, अटल बिहारी भाई वाजपेयी ने उनको रिप्लेस कर दिया किसी अन्य नेता से, सपोज नीतीश कुमार से रिप्लेस कर दिया। तो अजम्पशन क्या होगा कि नीतीश कुमार उनसे बेटर मतलब कि मंत्री हैं, या अजम्पशन ये होगा कि जॉर्ज फर्नांडिस अपने दायित्वों को निर्वहन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो इस तरह के अजम्पशन होंगे। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें किसी भी को श्योरिटी नहीं है कि जो एग्जामिनर है वो कौन से माइंडसेट से ये क्वेश्चन सेट किया है। तो ये थोड़ा सा लेंदी है और इसमें जो है वो प्रैक्टिस से ही कुछ चीज़ें क्लियर होती है, और इसमें आपको 50-50 चांस होती है कि सही हो या गलत हो। लेकिन अगर जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, मतलब आप ही लोग में से जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, इसमें भी लगभग 90% सही कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका रिस्की टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें अगर आपका 100% सही नहीं होता है तो इसमें आप एकदम से बोर फील नहीं कीजिएगा या अपने आप को फ्रस्ट्रेट मत कीजिएगा कि ये वाला टॉपिक हमसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये टॉपिक इवन टीचर से भी नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि अपना अजम्पशन लगा देते हैं लोग कि ऐसा ही होता होगा तभी तो ऐसा किया है, ऐसा ही होता होगा। लेकिन अगर एग्जामिनर कुछ और सोच रहा होगा तो अलग मूड में वो होगा, ठीक है। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन होते हैं। वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपके इजी टॉपिक है जो कि आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं। जैसे आपको दे दिया जाएगा, जैसे ये सर्किल है उसका मतलब इंटेलिजेंट लोग हैं, और ये ट्रायंगल है मतलब टीचर, और ये आपके वर्ग है उसका मतलब होता है डॉक्टर। सपोज ऐसा क्वेश्चन है तो पूछा जाएगा कि इसमें से कौन है, PQRST इसमें दे रखा है, इसमें से कौन है जो कि टीचर भी हैं, इंटेलिजेंट भी है और आपके डॉक्टर भी हैं, तीनों उनके पास पद भी है। तो इनमें से जो तीनों में कॉमन होगा, जैसे यहाँ पे कॉमन जो चीज़ है, सपोज यहाँ पे कॉमन एस है तो एस आंसर होगा। तो ये वेन डायग्राम के थ्रू आपको वहाँ पे दिया रहेगा, तो इसमें भी आप आसानी से वहाँ देख करके कर लेंगे। तो ये भी आपको प्रैक्टिस नहीं मांगता है। कौन कौन प्रैक्टिस मांगता है वो मैंने आपको बता दिया। अब देख लेते हैं कि कौन सा हार्ड लेवल है, ठीक है। देखिए हार्डनेस का लेवल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले ये जो आपके हैं, ये सिमिलरिटी या डिफरेंसेज, ये हार्डनेस लेवल 1 है, यानी कि ये सबसे लो लेवल का है, यानी कि ये हार्ड नहीं है। सबसे हार्ड कौन सा होगा, यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर, यानी कि जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे, जैसे दूसरा नंबर में ये आता है, यानी कि रिलेशनशिप भी हार्ड नहीं है, ठीक है। तीसरा नंबर में कौन सा आ गया, यहाँ पे देखेंगे, और भी जो होगा मैंने सबको नंबरिंग कर दिया। क्लासिफिकेशन तीसरा नंबर में आता है, यानी कि ये भी आपका हार्ड नहीं है। जैसे जैसे हार्ड आ जाएगा आपका टॉपिक, वो मैं नंबरिंग कर दिया हूँ, आप देख लेंगे कि कौन सा किसका नंबरिंग है। और अगर हम बात करें कि सबसे हार्ड, यानी कि जिस पे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, उसको मैंने
पेन से टिक कर रखा है। जैसे आपके ये 11 वाला नंबर सबसे हार्ड है, इस पे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और ये 14 नंबर, ये भी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस खोजता है। 12वां नंबर, ये भी आपको प्रैक्टिस खोजता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये भी दे रखा है कि ये आपका 13वां नंबर कोडिंग डिकोडिंग, ये भी आपका बहुत प्रैक्टिस खोजता है, ठीक है। और बाकी आपके हार्डनेस का लेवल मैंने बता दिया है कि 1 से लेके 14 तक मैंने आपको बता दिया कि 14वां जो नंबरिंग है वो सबसे हार्ड 14वां है या 13वां, आप देख लेंगे जो लास्ट होगा वो सबसे हार्ड होगा, 14वां है, ठीक है। ये सबसे हार्ड इस वजह से मैं मानता हूँ क्योंकि ये टाइम लेता है बहुत। कभी कभी तो आपके 10 मिनट भी ले लेंगे। सपोज आप कह सकते हैं कि आपके पास 90 मिनट होते हैं, 90 मिनट में इतने चीज़ बनाने होते हैं, उसमें से अगर 10 मिनट यही ले लेता है तो समझ सकते हैं कितना हार्ड होता है। हार्ड समय के अनुसार होता है क्योंकि वहाँ पे आपके समय मायने रखते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में जो आरआरसी ग्रुप डी है उसके सिलेबस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी के ही और भी जो पोर्शन है जैसे कि आपके जीके है उसको डिस्कस करेंगे, एक बार जीएस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैथ्स को डिस्कस करेंगे, कौन हार्ड है, कौन से चीज़ें पे ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। ऐसे करके आपके ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, सभी के एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, मुझे खुशी होगी। और आपके कमेंट के अनुसार मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।